हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो गाइस आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो गाइस अपना चल रहा था धान का लेसन। अपन ने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी, आज दूसरी क्लास अपनी धान की। तो गाइस अपन ने पढ़ लिया था, उर्वरक तक अपन पढ़ चुके हैं, कितना उर्वरक देते हैं कितना नहीं देते हैं, उर्वरक तक अपन ने पढ़ लिया था। नाइट्रोजन दिया जाता है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बात करते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस दिया था 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम दिया जाता है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। अगला अपना पॉइंट आता है, वो आता है खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार की बात करता हूं, खरपतवार नाशी की बात करता हूं। तो जो धान जो है, धान के अंदर नकलची खरपतवार है वो है जंगली धान। और धान के अंदर जब खरपतवार नाशी की बात करते हैं तो धान के अंदर एक तो अपन प्रोपिलीन। तो धान के अंदर खरपतवार नाशी है वो है प्रोपिलीन। प्रोपिलीन। और एक करते हैं अपन ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर। धान के अंदर दो खरपतवार नाशी अपन यूज करते हैं। पहला करते हैं प्रोपिलीन, दूसरा करते हैं ब्यूटाक्लोर। प्रोपिलीन जो अपन करते हैं वो करते हैं पीओई अवस्था के अंदर। ब्यूटाक्लोर करते हैं वो करते हैं पीई अवस्था के अंदर। पीओई मैंने आपको बताया था, खरपतवार देने की तीन क्रियाएं हैं। एक तो है पीपीआई, एक है पीई, एक है पीओई। पीपीआई बोलते हैं प्री प्लांट इमरजेंसी, प्री प्लांट इनकरप्शन। पहला जो है पीपीआई की फॉर्म प्री प्लांट इनकरप्शन, मतलब कि बुवाई से पूर्व दिए जाने वाले खरपतवार नाशी वो देते अपन पीपीआई अवस्था के अंदर। पीई का मतलब पीई का मतलब प्री इमरजेंसी। प्री इमरजेंसी मतलब बुवाई के बाद तथा अंकुरन से पहले दिए जाने वाले उर्वरक नाशी, या बोल सकते अपन खड़ी बुवाई के बाद तथा अंकुरन से पहले दिए जाने वाले खरपतवार नाशी, उनको देते हैं अपन पीई अवस्था के अंदर। बात करते हैं पीओई की। पीओई है पोस्ट इमरजेंसी। पोस्ट इमरजेंसी का मतलब है बुवाई के बाद तथा अंकुरन के बाद, मतलब कि खड़ी फसल में दिए जाने वाले खरपतवार नाशी, उनको बोलते हैं अपन पीओई। मतलब कि बुवाई के बाद तथा अंकुरन के बाद दिए जाने वाले खरपतवार नाशी, उनको बोलते हैं पीओई। तो पीओई क्या है? बुवाई के बाद, बुआई के बाद तथा अंकुरन, अंकुरन के बाद दिए जाने वाले उर्वरक, दिए जाने वाले खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी, या अपन बोलते हैं खड़ी फसल में दिए जाने वाले खरपतवार नाशी। खड़ी फसल में दिए जाने वाले खरपतवार नाशी वो है प्रोपिलीन। बात करते हैं ब्यूटाक्लोर की। तो ब्यूटाक्लोर पी अवस्था के अंदर दिए जाते हैं। तो ये दिया जाता है बुआई के बाद, बुआई के बाद तथा अंकुरन से पहले, अंकुरन से पहले। ब्यूटाक्लोर जो खरपतवार नाशी है, इसका उपयोग बुवाई के बाद करते हैं तथा अंकुरन से पहले अपन इसका उपयोग करते हैं, मतलब कि बुवाई करने के तुरंत बाद अपन इसका उपयोग करते हैं ब्यूटाक्लोर को। तो ये खरपतवार है, इसके अंदर दो खरपतवार नाशी अपन उपयोग किए जाते हैं। अब यहां डबल स्टार करके रख, डबल स्टार करके लिख लो, जंगली धान। जंगली धान, जंगली धान नकलची खरपतवार है, नकलची खरपतवार है, खरपतवार है। तो धान के अंदर जो खरपतवार नकलची खरपतवार है वो है जंगली धान। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था गेहूं के अंदर गेहूं के अंदर जो है वो नकलची खरपतवार है वो है गेहूं सा, या बोलते हैं गेहूं का मामा जिसे अपन बोलते हैं। तो जंगली धान जो है वो धान का नकलची खरपतवार है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो भूरी खाद किससे संबंधित है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भूरी खाद किससे संबंधित है। तो भूरी खाद जो है वो धान से संबंधित है। तो अगला टर्म आता है भूरी खाद। भूरी खाद क्या होती है वो भी अपन देखते हैं। तो अगला टर्म आता है वो आता है भूरी खाद। भूरी खाद। तो भूरी खाद जो है वो धान से संबंधित है। भूरी खाद धान से संबंधित है, धान से संबंधित है। इसका क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा भूरी खाद में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिए जाएंगे गेहूं, धान, बाजरा, जौ।
तो वहां आंसर जाएगा धान से संबंधित है भूरी खाद। और भूरी खाद होती क्या है, यहां डबल स्टार करके लिख लो। धान की खड़ी फसल में ढैंचा को 2,4-D खरपतवार नाशी द्वारा 2,4-D खरपतवार नाशी द्वारा नष्ट करना भूरी खाद कहलाता है। भूरी खाद कहलाता है। भूरी खाद क्या है, धान की खड़ी फसल में ढैंचा को 2,4-D खरपतवार नाशी द्वारा नष्ट करना भूरी खाद कहलाता है। तो भूरी खाद किससे संबंधित है, वो है धान से संबंधित है। और भूरी खाद क्या है, धान की खड़ी फसल में ढैंचा को 2,4-D खरपतवार नाशी द्वारा नष्ट करने की क्रिया को भूरी खाद कहते हैं। ये चीज अपने को पता होना चाहिए और ये पॉइंट है, डबल स्टार करके लिख लो। कई बार क्वेश्चन बनते हैं और हो सकता है आपके बार क्वेश्चन यहां से बन जाए। तो अपने को डबल स्टार करके, जहां मैं डबल स्टार लिख रहा हूं आपको भी डबल स्टार करके लिखना है, क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उसको डबल स्टार करके लिख रहा हूं। जो गाइज मेरे को लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो हो सकता है क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप उसको डबल स्टार। अगला एक टर्म आता है, वो आता है ब्रूसनिंग। तो ये टर्म है ब्रूसनिंग क्या है, तो ब्रूसनिंग जो है, ब्रूसनिंग भी धान से संबंधित है। यह धान से संबंधित है ब्रूसनिंग जो है वो भी धान से संबंधित है। ब्रूसनिंग से क्या होता है, ब्रूसनिंग क्रिया से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण किया जाता है और ब्रूसनिंग से ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाया जाता है। और ब्रूसनिंग क्रिया से पौधों की संख्या को नियंत्रण किया जाता है। ब्रूसनिंग क्या है, ब्रूसनिंग या धान से संबंधित एक क्रिया है। इसके अंदर क्या करते हैं, खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है, O2 की उपलब्धता को बढ़ाया जाता है। और बात करते हैं तीसरा पॉइंट, वो है पौधों की संख्या को नियंत्रण किया जाता है। ब्रूसनिंग क्रिया द्वारा क्या क्या किया जाता है, खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है, O2 की उपलब्धता को बढ़ाया जाता है और पौधों की संख्या को नियंत्रण किया जाता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ब्रूसनिंग भी एक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ब्रूसनिंग को भी ध्यान रखना है। तो ब्रूसनिंग क्या है, किससे संबंधित है, क्वेश्चन प्योरिटी बनने की संभावना यही है। ब्रूसनिंग किससे संबंधित है, तो ब्रूसनिंग जो है वो धान से संबंधित है। इतना ध्यान रखना सफिशिएंट है। हालांकि ये 3 पॉइंट भी ध्यान रख लो, इस तो अच्छी बात है। नहीं, अगर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं है तो इतना पता होना चाहिए ब्रूसनिंग क्या है, वो किससे संबंधित है, वो धान से संबंधित है। तो ये तो हो गई यहाँ बात। आगे अपन करते हैं, एक टर्म और आते हैं पावर टीलर। पावर टीलर क्या है, तो पावर टीलर जो है, पावर टीलर जो है यह एक मशीन है, इसके द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। पावर टीलर जो है यह एक मशीन है जिसके द्वारा खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है। खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है। तो पावर टीलर क्या है, पावर टीलर एक मशीन होती है, इसके द्वारा धान की फसल में खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अगला एक टर्म आता है, डबल स्टार करके लिख लो, क्योंकि सेम नाम है तो अपने को ये भी पता होना चाहिए। एक आता है स्टार बीटर क्या है, स्टार बीटर इस प्रक्रिया द्वारा
प्रक्रिया द्वारा मूंगफली की हार्वेस्टिंग की जाती है। मूंगफली की हार्वेस्टिंग मूंगफली की हार्वेस्टिंग की जाती है। स्टार बीटर क्या है? इस प्रक्रिया द्वारा मूंगफली की हार्वेस्टिंग की जाती है, मतलब कि मूंगफली को काट लिया जाता है, मूंगफली को उपज जो अपन बोलते हैं उसको मूंगफली सिंचाई प्रबंधन। तो अगला पॉइंट आता है, वो आता है सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन की बात करते हैं। तो बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की, तो जो धान जो है, धान की क्रांतिक अवस्था की बात कर लेते हैं। क्रांतिक अवस्था, धान की क्रांतिक अवस्था क्या है? तो धान की जो क्रांतिक अवस्था है वो दो है। पहली है पैनिकल इरिएशन, और दूसरी जो है वो है बूटिंग अवस्था। तो धान की जो है क्रांतिक अवस्था, पैनिकल इरिएशन और बूटिंग अवस्था। अब गाइस यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यहां से जैसे क्वेश्चन बन गया धान की क्रांतिक अवस्था क्या है, और ऑप्शन में पैनिकल भी है, बूटिंग भी है, और दो अन्य है, मतलब एक CRI है और एक कल्ले निकलते समय, चार ऑप्शन है। तो यहां से अपन आंसर क्या देंगे? क्योंकि ऑप्शन में दोनों का ऑप्शन कोई है ही नहीं है, तो यहाँ आंसर किसकी प्रायोरिटी जाएगी कि अपन यहाँ आंसर क्या करें? तो यहाँ ट्रिपल स्टार कर लो। बूटिंग अवस्था है तो प्योरिटी बूटिंग अवस्था की ही जाएगी। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो प्योरिटी बूटिंग अवस्था की ही जाएगी। यहाँ बूटिंग अवस्था इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, धान की क्रांतिक अवस्था क्या है? तो धान की जो क्रांतिक अवस्था है वो बूटिंग अवस्था है, यही चीज अपने को पता होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ यहाँ मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका, तो पहले अपन देख ले धान की बूटिंग अवस्था प्योरिटी किसको देंगे? वो देंगे अपन बूटिंग अवस्था को, चाहे ऑप्शन में ये हो। अगर ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन दोनों का है, ये एक में दो दोनों, तो ऑप्शन दोनों जाएगा, अन्यथा बूटिंग अवस्था आंसर जाएगा। ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि धान की क्रांतिक अवस्था क्या है, वो है बूटिंग अवस्था। तो आगे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से। तो क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन आता है, धान की क्रांतिक अवस्था या इंग्लिश में बोलते क्रिटिकल स्टेज है। धान की क्रिटिकल स्टेज है, तो ऑप्शन लिखते हैं पहला वो है बाजरा, ऑप्शन लिखते हैं पहला वो है CRI स्टेज, CRI अवस्था। ऑप्शन दूसरा वो है बूटिंग अवस्था। तीसरा वो है पैनिकल इरिएशन, और चौथा है नन। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है, धान की बूटिंग अवस्था क्या है, और ऑप्शन अपने सामने चार है। पहला है CRI स्टेज, दूसरा है बूटिंग अवस्था, तीसरा है पैनिकल इरिएशन, और चौथा है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहां अगर प्योरिटी देंगे तो यहां जो आंसर जाएगा वो जाएगा बूटिंग अवस्था, क्योंकि अपन बूटिंग अवस्था को प्योरिटी देंगे। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है तो यहाँ आंसर जाएगा बूटिंग अवस्था, धान की क्रांतिक अवस्था है वो बूटिंग अवस्था है। लेकिन यहां अगर चौथे ऑप्शन के अंदर आ जाता है एक व दो व तीन दोनों, अगर ऑप्शन इस प्रकार का है तो यहाँ आंसर जाएगा चौथा ऑप्शन, क्योंकि धान की दोनों क्रांतिक अवस्था है। लेकिन अगर एक की पूछे तो वहां प्योरिटी जाएगी बूटिंग अवस्था की, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। तो ये हो गई क्रांतिक अवस्था की बात, धान के अंदर क्रांतिक अवस्था तो अपन ने बात कर ली, बूटिंग अवस्था क्रांतिक अवस्था होती है।
अगला पॉइंट की बात करते हैं। धान जो है, धान की जल उपयोग दक्षता सबसे कम होती है। धान की जल उपयोग दक्षता सबसे कम होती है। तो ये अपन डबल स्टार करके लिख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? तो धान की सबसे कम जल उपयोग दक्षता होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे कम जल उपयोग दक्षता किसकी होती है, तो वो धान की होती है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पर डबल स्टार ट्रिपल स्टार करके लिख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। धान की जो है जल उपयोग दक्षता है वो सबसे कम। कोई टर्म आती है, यह है अपना धान है। धान से फिर बनता है भूरा चावल। अब भूरा चावल को साफ किया जाता है तो बनता है सफेद चावल। तो बात कर लेते धान से भूरा चावल बनने के लिए जो होती है होलिंग अवस्था, होलिंग प्रतिशतता, वो होती है 66%। होलिंग मतलब कि 100% धान लेते हैं, उससे भूरा चावल बनता है। 66% तो अपना होलिंग निकल जाता है, 44% भूरा चावल बनता है। और भूरा चावल से सफेद चावल बनने में वो प्रक्रिया अपनाते हैं मिलिंग। तो मिलिंग होती है, वो होती है 55% मिलिंग होती है। 55% मिलिंग होती है, मतलब कि भूरा चावल से सफेद चावल बनने में 55% मिलिंग निकल जाता है, बाकी बचा कुछ सफेद चावल बनता है। तो ये है होलिंग मिलिंग। ये चीज अपने को पता होना चाहिए कि होलिंग क्या है और मिलिंग क्या है। होलिंग जो है वो लेमा प्लस पेलिया को हटाने की क्रिया, बीज के ऊपर, चावल के ऊपर से लेमा प्लस पेलिया को हटा के द्वारा विटामिन बी का नुकसान होता है। मिलिंग जो प्रक्रिया है उसके द्वारा विटामिन बी का नुकसान क्या होता है। और होलिंग जो है, होलिंग क्या है? लेमा प्लस पेलिया को हटाने की क्रिया को होलिंग बोला जाता है। अब यहाँ सूत्र बनता है, होलिंग प्रतिशतता ज्ञात करना है। होलिंग प्रतिशतता बराबर चावल का वजन बटे धान का वजन इंटू 100। तो होलिंग प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या है? वो है चावल का वजन बटे धान का वजन इंटू 100। ये जो है होलिंग प्रतिशतता का सूत्र है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि चावल का वजन इतना है, धान का वजन इतना है, तो उसका होलिंग प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो अपने को होलिंग प्रतिशतता ज्ञात करनी पड़ती है। तो अपन यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है। तो होलिंग प्रतिशतता का अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो है चावल का वजन बटे धान का वजन इंटू 100। ये अपने को पता होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, होलिंग प्रतिशतता ज्ञात करने का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन है, यदि चावल का वजन 15 किलोग्राम है और धान का वजन 20 किलोग्राम है, तो उसका होलिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। होलिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, यदि चावल का वजन 15 किलोग्राम है तथा धान का वजन 20 किलोग्राम है, तो उसका होलिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है। तो अपने को यहां फॉर्मूला फिट कर देना है, होलिंग प्रतिशत बराबर चावल का वजन
चावल का वजन वजन बटे धान का वजन इंटू 100। होलिंग प्रतिशत तक ज्ञात करने का फॉर्मूला है चावल का वजन बटे धान का वजन इंटू 100। अब यहाँ अपन फॉर्मूला फिट कर देते हैं मात्राओं को। तो चावल का वजन होता है 15 किलोग्राम और धान का वजन दिया गया वो दिया गया 20 किलोग्राम इंटू 100। ये अपने यहाँ सूत्र में फिट कर दिया। अब अपन यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। एक जीरो से एक जीरो गई तो यहाँ हो गया 150 बटे 2। तो यहाँ अपना आंसर आ रहा है वो आ रहा है 75। तो 75 है। तो यहाँ होलिंग प्रतिशत है होलिंग प्रतिशत वो है 75%। तो यहाँ होलिंग प्रतिशत कितना आया वो आया 70। तो यहाँ अपना होलिंग प्रतिशत कितना आया तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना होलिंग प्रतिशत आया वो आया 75%। यहाँ होलिंग प्रतिशत पाया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनता है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है होलिंग प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो अपने को होलिंग प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला याद होना चाहिए चावल का वजन बटे धान का वजन इंटू 100। ये चीज अपने को पता। तो अगला एक टर्म आता है पैरा बॉइलिंग। पैरा बॉइलिंग क्या है तो अगला एक टर्म आता है पैरा बॉइलिंग। पैरा बॉइलिंग क्या है तो अपना एक टर्म है पैरा बॉइलिंग। तो पैरा बॉइलिंग क्या है यह एक हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया है। यह एक हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया है। इसके द्वारा क्या करते हैं इसके द्वारा विटामिन बी12 का संग्रहण किया जाता है। तो पैरा बॉइलिंग क्या है यह एक हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया है। इसके द्वारा विटामिन बी12 का संग्रहण किया जाता है। तो ये टर्म है पैरा बॉइलिंग। पैरा बॉइलिंग क्या है हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया है। इसके द्वारा विटामिन बी12 का संग्रहण करते हैं। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं धान का वर्गीकरण। धान का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। धान कितने प्रकार से होता है कितने प्रकार का है तो अपन बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना धान का वर्गीकरण। धान का वर्गीकरण तो गाइस अपन पढ़ रहे हैं धान के अंदर अपन बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं एग्जाम के तरह पढ़ रहे हैं। तो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। तो आप भी पूरी वीडियो को देखना लास्ट तक जरूर देखना और नोट्स साथ के साथ बनाते चले जिससे क्या होगा आपका टाइम खराब नहीं होगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट पढ़ा रहा हूँ। जेट आईसीआर के अंदर इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो गाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। तो गाइज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और हम ऐसी रोज इंटरेस्टिंग वीडियो रोज डालते रहते हैं इस चैनल पे। तो गाइज इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो गाइज अब पढ़ते हैं धान का वर्गीकरण के अंदर आता है वो आता है सुनहरा चावल। सुनहरा चावल जो है इसके खोजकर्ता वो है इनको प्रोटिखस। तो सुनहरा चावल जो है इससे खोज करता है इनको प्रोटिखस। ये अपने को पता होना चाहिए। इसके सुनहरा चावल के अंदर इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। भरपूर मात्रा पाई जाती है और इसके अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है बीटा कैरोटीन पाई जाती है। सुनहरे चावल के अंदर बीटा कैरोटीन पाई जाती है। और बात कर लेते हैं विटामिन ए की कमी से
होने वाले रोग विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं चावल के अंदर, वो है जीरोथीमिया। जीरोथीमिया जीरोथीमिया ZEROP। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है जीरोथीमिया। सुनहरा चावल के अंदर खोज करता है इनगोप्रोटिकस, खोज करता है इसके विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है, बीटा कैरोटीन भी पाई जाती है, और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है वो जीरोथीमिया रोग है। तो यह है सुनहरा चावल। अगला बात कर लेते हैं दूसरा चावल कौन सा है, वो है सुपर धान। दूसरा जो है वो है सुपर धान, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। सुपर धान क्या है, उसके खोजकर्ता कौन है? सुपर धान के खोजकर्ता है, खोजकर्ता है वो है GS खस। सुपर धान, अगला आता दूसरा नंबर आता है सुपर धान। सुपर धान के खोज करता है वो है GS खस। खस अपने को ऐसे लिखना KHUSH खस। तो GS खस है, अपने को ये पता होना चाहिए सुपर धान के बारे में, इतना ही अपने को पढ़ना है, इससे आगे कुछ नहीं है। सुपर धान के खोजकर्ता कौन है, वो है GS खस। तीसरा वो आता है संकर धान। शंकर धान, तो यह धान सर्वप्रथम चाइना या चीन में बनाया गया। चीन में बनाया गया 1970 में। संकर धान है, यह सर्वप्रथम चीन में बनाया गया 1970 के अंदर। तो इसके खोजकर्ता है वो है ई लॉन्ग पिन इसके खोज करता है। गाइस वैज्ञानिक का नाम कुछ ऐसा ही अजीब सा, योंग लॉन्ग पिन, ये अपने को पता होना चाहिए। सर्वप्रथम चाइना के अंदर बनाया गया है, तो इसके खोज करता है योंग लॉन्ग पिन, क्योंकि ये चाइना का आदमी है तो नाम भी ऐसा ही होगा, योंग लॉन्ग पिन। बात कर लेते हैं भारत के अंदर खोज करता। भारत में इसके खोजकर्ता, तो भारत में इसकी खोज करता है वो है EI सिद्दीकी। भारत के अंदर इसके खोज करता है वो है EI सिद्दीकी, ये अपने को पता होना चाहिए। और जो है यह सर्वप्रथम चाइना के अंदर बनाया गया, 1970 के अंदर बनाया गया। खोज करता है योंग लॉन्ग पिन। बर्ड के खोज करता है वो है योंग लॉन्ग पिन। बात कर लेते हैं भारत के खोज करता है वो है EI सिद्दीकी। और इस चावल को बनाने के लिए दो तकनीकी और CMS इसको बनाने के लिए GA तथा CMS तकनीक का उपयोग किया गया। तो जो है संकर धान जो है इसको बनाने के लिए GA तथा CMS तकनीक का उपयोग किया गया, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके लिए दो टेक्निकल यूज की गई, वो की गई GA और CMS, ये दो तकनीक है, इनका उपयोग संकर धान को बनाने के लिए किया गया। तो अगला धान आता है चौथा, वो आता है संकर धान। तो अगला धान आता है संकर धान, तो संकर धान भी देख लेते हैं। तो अगला आता है वो आता है बासमती चावल। चौथा आता है वो आता है बासमती चावल। चावल में जो खुशबू आती है, बासमती चावल में खुशबू का कारण वो है 2 एसिटिलीन 1 पाइरोलिन। तो बासमती चावल के अंदर जो खुशबू आती है, तो खुशबू इस कारण आती है 2 एसिटिलीन 1 पाइरोलिन के कारण बासमती चावल के अंदर खुशबू आती है।
तो ये अपने को पता होना चाहिए बासमती चावल के अंदर खुशबू किसके कारण आती है, वो आती है 2 एसिटिलीन 1 पायरोलिन के कारण बासमती चावल के अंदर खुशबू आना। एक पॉइंट भी लिख लो डबल स्टार करके, बासमती चावल का, बासमती चावल का परिरक्षण भार, परिरक्षण भार सामान्य धान से कम होता है, से कम होता है। बासमती चावल का परिरक्षण भार सामान्य आता है, वो आता है। इसके बात करते हैं किस्मों के बारे में, किस्में कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है गाइस। चावल की किस्में जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो अपने को किस्में इंपॉर्टेंट करके लिखनी है और अपने को याद भी होनी चाहिए कि किस्में कौन कौन सी है। तो बात करते हैं किस्मों की, किस्में, तो किस्में है वो है TN1, IR8, जया, अप्रबन, TN जो 1 है वो 1961 के अंदर विकसित की गई, IR8 है वो 1966 के अंदर विकसित की गई, जया जो है 1968 के अंदर विकसित की गई, अपरा जो है 1974 के अंदर विकसित की गई, और PRS 10 जो है वो 2010 के अंदर विकसित की गई। तो ये किस्मों की डेट अपने को पता होना चाहिए। TN1 है 1961 के अंदर विकसित की गई, IR8 जो है 1966 के अंदर विकसित की गई, जया जो है 1968 के अंदर विकसित की गई, अपरा जो है 1974 के अंदर विकसित की गई, और PRS जो है वो 2010 के अंदर विकसित की गई। ये डेट अपने को पता होना चाहिए क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए डेटों के बारे में। आइए, TN जो है, TN फर्स्ट वो 1961 में विकसित की गई, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे IR8 जो है वो है सबसे पहली बौनी किस्म, सबसे पहली बौनी किस्म है वो IR8 है, इसके द्वारा विकसित की गई इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस मनीला के अंदर स्थित है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस मनीला के अंदर स्थित है। तो IR8 जो है सबसे पहली बौनी किस्म है। और बात कर लेते हैं जया की, जया जो है सबसे पहली शंकर बौनी किस्म है, शंकर बौनी किस्म है। तो इसके खोजकर्ता वो है शास्त्री, और इस किस्म को चमत्कारी किस्म भी कहा जाता है। जया जो है सबसे पहली संकर बौनी किस्म है, खोज करता है शास्त्री, और इसको चमत्कारी किस्म भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं अप्रबन जो है सबसे पहली शंकर किस्म है। अपरा जो है वो सबसे पहली संकर किस्म है, या बोल सकते प्रथम संकर किस्म कौन सी है, वो है अपरा। बात कर लेते हैं PRH बासमती चावल की प्रथम संकर किस्म। तो किस्मों की बात करते हैं तो IR8 जो है वो सबसे पहली बौनी किस्म है, IRRI के द्वारा विकसित की गई है, जो कि फिलीपींस मनीला के अंदर स्थित है, इंस्टीट्यूट है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बात कर लेते हैं जया की, जया सबसे पहली संकर बौनी किस्म है, या बोल सकते हैं मध्यम बौनी किस्म है। इसके खोज करता है शास्त्री, और इसको चमत्कारिक किस्म भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है चमत्कारिक किस्म कौन सी है, तो वहां आंसर जाएगा जया। अब बात कर लेते हैं अपरा जो है सबसे पहली संकर किस्म है, या बोल सकते हैं भारत की प्रथम संकर किस्म। तो प्रथम संकर किस्म है वो है अपरा फर्स्ट। बात कर लेते हैं PRS 10,
यह बासमती चावल की प्रथम संकर किस्म है। यह अपने को किस्म पता होना चाहिए। इसी सीरियल में TN बन की सर्वप्रथम विकसित की गई 1961 के अंदर, IR8 1966 के अंदर विकसित की गई, जया 1968 के अंदर विकसित की गई, अपरा 1974 के अंदर विकसित की गई। बात कर लेते PRS-10 2010 के अंदर विकसित की गई। अब बात कर लेते इसकी कुछ अन्य किस्में भी हैं, तो अन्य किस्मों की और बात कर लेते हैं। अन्य किस्में कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। बात कर लेते हैं अन्य किस्मों की। अन्य किस्में, तो अन्य किस्में है वो है, एक तो है चंबल, चंबल, दूसरी है पूषा बासमती, बासमती एक, दूसरी है वो है पूषा बासमती, बासमती 4। तो ये जो किस्म है ये अन्य किस्म है, चंबल, पूषा बासमती 1, पूषा बासमती 4। अब बात कर लेते लवणीय मृदाओं के लिए। लवणीय मृदाओं के लिए, लवणीय मृदाओं के लिए है लूणश्री, लूणश्री, और एक आती है ट्राई 1 और ट्राई 4। तो लवणीय मृदाओं के लिए कौन कौन सी किस्म है वो है लूणश्री, ट्राई 1 और ट्राई 4। ये जो किस्म है ये लवणीय मृदाओं के लिए है। और तो Fe के प्रतिरोधी, फेरस के प्रतिरोधी, फेरस के प्रतिरोधी किस्म, प्रतिरोधी किस्म, तो फेरस Fe के प्रतिरोधी किस्म है वो है फाल्गुना, फाल्गुना, फाल्गुना जो किस्म है वो फेरस के प्रतिरोधी किस्म है। ये अपने को पता होना चाहिए किस्म। तो किस्म अपनी होती है कंप्लीट। अन्य किस्मों में कौन कौन सी आती है? चंबल, पूषा बासमती 1 और पूषा बासमती 4, सॉरी पूषा बासमती 2 है यहाँ पे, पूषा बासमती 2। बात कर लेते हैं लवणीय मृदाओं के लिए। लवणीय मृदाओं के लिए है लूणश्री, ट्राई 1, ट्राई 4। ये जो किस्म है ये लवणीय मृदाओं के लिए है। बात कर लेते हैं Fe के प्रतिरोधी किस्म है, फेरस के प्रतिरोधी, लोहा के प्रतिरोधी किस्म है वो है फाल्गुना। अब बात कर लेते हैं इसके रोग की। रोग इंपॉर्टेंट है गाइस। कई ऐसी एग्रीकल्चर ऐसी कोई सी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता हो, तो वो अपने को पता होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान के अंदर खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो रोगों की बात कर लेते हैं। रोग, तो रोग होता है वो होता है खैरा रोग, खैरा रोग। और खैरा रोग जो होता है वो होता है जिंक की कमी से, जिंक की कमी से, कमी से। तो यहां अपने को क्वेश्चन जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान का खैरा रोग, खैरा रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो यहां अपने को आंसर लिख लेना है, वो है जिंक की कमी, जिंक की कमी से, कमी से। और गाइस एक यहां डबल स्टार करके एक क्वेश्चन और लिख लो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्का में, मक्का का सफेद अंडाशय रोग, सफेद अंडाशय रोग, रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? तो गाइज उसका आंसर भी है जिंक की कमी से। तो गाइज यहां से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां अपने को इंपॉर्टेंट ही लिखना है, धान का खैरा रोग जिंक की कमी से, और मक्का का सफेद अंडाशय रोग वो होता है जिंक कमी से। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है धान की। तो गाइज मिलेंगे अगली क्लास में नई इंटरेस्टिंग क्रॉप के साथ। तो गाइज जुड़े हमसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और इस वीडियो को लाइक शेयर पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा, जिससे कि आपको हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में नई इंटरेस्टिंग क्रॉप के साथ। ओके।